Okay, so what we are going to start is in this lecture, it is about the key elements of an operating system, that what type of services are provided by the operating system, and what type of the queues are maintained relevant to the management of all the available processes ready to execute, एज वेल एज आपके पास यहाँ पे इंटरप्ट हैंडलर मौजूद है। ठीक है, अब ये तमाम वो चीजें हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्ग टर्म क्यूज, जो कि आपके तमाम जो हैवी जॉब्स हैं या ऐसे प्रोसेसेस जो कि काफी लॉन्गर टाइम के लिए वेट कर रहे होते हैं, वो आपकी लॉन्ग टर्म क्यूज में आ जाएंगे। फिर शॉर्ट टर्म क्यूज में आ जाते हैं ऐसे तमाम प्रोसेसेस जो कि शॉर्टर हैं। ठीक है, शॉर्टर का मतलब है जो कि आपके सिस्टम का कम से कम टाइम लेते हैं, या ऐसे तमाम प्रोसेसेस जो कि जिनका वेट टाइम कम होता है, वो इसमें आ जाएंगे। फिर आपके पास आईओ क्यूज आ जाती हैं। आईओ क्यूज मेंटेन की जाती हैं फॉर द आईओ चैनल्स, आपके इनपुट एंड आउटपुट से रिलेटेड तमाम चैनल्स को आपके पास एग्जीक्यूट करने के लिए, चैनल्स की तमाम एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए। फिर आपके पास शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का कोड आ जाता है, आपके पास इंटरप्ट हैंडलर आ जाता है, उसका कोड आ जाता है। अब इंटरप्ट हैंडलर का कोड क्या काम कर रहा है? एज वी हैव डिस्कस द इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स का काम क्या होता है कि आपकी इंटरप्ट्स जो हैं, आपके तमाम एक्टिव या रेडी जो प्रोसेसेस होते हैं, उनको अगर कोई सिस्टम की आउटसाइड कोई ऐसे सिस्टम की कॉल है या कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम को इंटरप्ट करता है, और आपकी रनिंग जो करंटली प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं उनको स्टॉप करने की कोशिश करता है, तो उनकी तमाम एक्टिवेशन के लिए आपके पास इंटरप्ट हैंडलर्स होते हैं। इंटरप्ट हैंडलर क्या करते हैं? आपके प्रोसेसेस को इंटरप्ट करते हैं। और ये इंटरप्ट जो है आपके प्रोसेसेस में भी आ सकती है, आपके आईओ चैनल्स में भी आ सकती है। सो आपका जो करंटली रनिंग प्रोग्राम होता है, ये उसको इंटरप्ट करता है। ठीक है, फिर आपके पास सर्विस कॉल हैंडलर है। सर्विस कॉल हैंडलर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की तमाम सर्विसेज, जैसे कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विस रूटीन्स वगैरह हैं, ठीक है, ये उनको हैंडल करता है। तो इंटरप्ट हैंडलर हम इस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, आपके तमाम सिस्टम की कॉल्स वगैरह को एग्जीक्यूट करने के लिए, सिस्टम की सर्विसेज को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, और बाकी की तमाम चीजों को रूटीन आउट करने के लिए। ठीक है, ओके, लेट्स कम टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, और वो है सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। ये मैंने आपको कहा था कि हम इसको एक दफा गो थ्रू कर लेंगे कि आपके सिस्टम के कितने लेवल्स हैं। आपका सिस्टम हार्डवेयर लेवल से स्टार्ट होता है, लेवल 1 विच इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। फिर लेवल 2 पे आपके पास प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन सेट्स आ जाती हैं। इंस्ट्रक्शन सेट्स वो हैं जो आपके सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। लेवल 3 पे आपके पास फिर प्रोसीजर्स और सब रूटीन्स आ जाती हैं। लेवल 4 पे आपके सिस्टम के इंटरप्ट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। लेवल्स आपके बेसिकली आपके सिस्टम के तमाम सर्विसेज को एक तरह से कवर अप कर रही होती है। जैसा कि लेवल 5 है वो आपके प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन को देखता है, लेवल 6 है वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को देखता है, और फिर आपके पास लेवल 7 है जो आपके लॉजिकल एड्रेस स्पेसेस को देखता है। मतलब आपके प्रोग्राम की जो एड्रेस स्पेस है जिसको आप ऑर्गेनाइज करते हैं ब्लॉक्स में, उसको देखता है। लेवल 8 है विच इज अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। 9 आपके लॉन्ग टर्म स्टोरेज को प्रोवाइड करता है। लेवल 10 है आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस को स्टैंडर्डाइज करता है। तो आपने जैसे इनको एक गो थ्रू करना है कि आपके आपके सिस्टम में लेवल्स किस तरह से वर्कआउट करते हैं। 11 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड एसोसिएशन। जो 12 है वो आपको फुल फीचर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लेवल 13 है वो आपको जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे पहले भी हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना जो कर्नल हैं वो दो तरह के आते हैं, याद होगा आपको। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक आपके पास मोनोलिथिक होता है और एक आपके पास माइक्रो कर्नल होता है। ठीक है, अब उसमें से जो माइक्रो कर्नल के बारे में हमने पढ़ा था, अब उसका आर्किटेक्चर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर क्या होता है? माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली कुछ एसेंशियल फंक्शंस जो है वो उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एसेंशियल फंक्शंस एग्जीक्यूट करता है। माइक्रो कर्नल में हमारे पास एड्रेस स्पेसेस होती हैं,
और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, और इसके अलावा स्केजुलिंग होती है। अब एड्रेस स्पेसिस क्या है? एड्रेस स्पेसिस बेसिकली आपकी क्या है? एड्रेस की रेंजेस। ठीक है, सो एड्रेस स्पेसिस आर व्हाट? दीज आर बेसिकली एड्रेस रेंजेस। एड्रेस रेंजेस का मतलब ये होता है कि जो आप मेमोरी में एड्रेस रेंज यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 00 से लेके FFF तक, ये एड्रेस की एक रेंज बन जाती है, या पूरी एक उसकी एड्रेस की स्पेस बन जाती है। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है आपकी प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन। ठीक है, द कम्युनिकेशन बिटवीन यूर प्रोसेसेस, जैसा कि एक प्रोसेस P1 है, ठीक है, दैट कैन कम्युनिकेट विथ P2। ठीक है, अब P1 की P2 के साथ कम्युनिकेशन, ये सारी कम्युनिकेशन इज ओनली पॉसिबल यूजिंग द माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर। ठीक है, अब प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन पे हम इन डिटेल चैप्टर 5 है, 4 या 5 है, उस पे हम इन डिटेल बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आपका कर्नल प्रोसेसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन को पॉसिबल करता है, ताकि आपके प्रोसेसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का डेटा, उसकी फाइल्स एंड फंक्शंस को विद परमिशन शेयर कर सके। ठीक है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बेसिक स्केजुलिंग। बेसिक स्केजुलिंग का मतलब ये है कि आपका माइक्रो कर्नल आपके जो प्रोसेसर है उसकी स्केजुलिंग को मॉनिटर करेगा। ठीक है, प्रोसेसर स्केजुलिंग वैसे तो चैप्टर 9 में स्टार्ट हो रहा है। प्रोसेसर स्केजुलिंग का मतलब ये होता है कि जो हम टाइम क्वांटम देते हैं, टाइम क्वांटम मीन जो टाइम स्लाइस देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल T इज इक्वल टू हम देते हैं 8 सेकेंड, तो इसका मतलब ये है कि 8 सेकेंड के लिए जो एक स्केजुलर चला है जो हर प्रोसेस को एक इक्वल टाइम देगा। ठीक है, ओके, एड्रेस स्पेसिस का हमें मैंने बता दिया, प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन का बता दिया, और स्केजुलिंग का बता दिया। ये कुछ इसेंशियल फंक्शंस हैं जो कि कर्नल कर्नल करता है। इसके अलावा कर्नल क्या करता है? इसके अलावा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। अब पहली बात तो ये है कि पहले आप थ्रेड को अंडरस्टैंड करें। इसमें वैसे चैप्टर जो नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर है वो थ्रेडिंग के बारे में आपको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। फॉर द टाइम नाउ हम बात कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग की, तो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स जो कि सेम टाइम पे काम कर रहे होते हैं उनको मल्टी थ्रेड कहा जाता है। मतलब आपका जो एक प्रोसेस है उसको आप डिवाइड करते हैं थ्रेड्स में जो कि कंकरेंटली काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एक प्रोसेस P है, उसके आगे T1, T2, T3 एंड अप टू सो ऑन Tn तक थ्रेड्स हैं। ठीक है, कि उसके एक वक्त में बहुत सारे थ्रेड्स काम कर रहे हैं, 3 4 इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं कंकरेंटली। कंकरेंटली का मतलब होता है एट द सेम टाइम। कंकरेंटली मींस एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे हैं। अब थ्रेड्स क्या हैं? थ्रेड्स होते हैं डिस्पैचेबल यूनिट ऑफ वर्क। डिस्पैचेबल यूनिट का मतलब ये होता है हर थ्रेड अपना काम करता है, और अपना काम करने के बाद वो अपने प्रोसेस को, अपना काम का रिजल्ट जो है वो रिटर्न करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल लेती हूँ। आप लोग जब प्रोग्रामिंग करते थे तो आप प्रोग्रामिंग में सॉर्टिंग करते थे। ठीक है, या सिंपल जैसे हम अरेज का काम करते थे। मैं सिंपल आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप अपने काम को आगे फर्दर मजीद टास्क में डिवाइड करते हैं, उसको कहा जाता है डिस्पैचेबल यूनिट ऑफ वर्क। जो आपके हर एक टास्क को ना आगे फर्दर सब टास्क में डिवाइड करता है। जैसे कि एक प्रोसेस P है, उसको आगे भी इतने सारे 3 4 टास्क में वो डिवाइड कर रहा है। हर टास्क अपना काम खुद करेगा, और आपके जो मेन प्रोसेस है उसको वो अपने रिजल्ट जो है वो रिटर्न करता है। और इसके अलावा आप वो जो सिक्वेंशली और अन इंट्रा और उसको जो इंटरप्टेबली इंस्ट्रक्शंस हैं उसको वो एग्जीक्यूट करता है। सिक्वेंशली का मतलब होता है एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है, और इंटरप्टेबल का मतलब होता है कि ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि आपके सिस्टम को इंटरप्ट करती हैं या कर सकती हैं। उसके बाद हम प्रोसेस की बात करते हैं।
प्रोसेस इज द कलेक्शन ऑफ वन और मोर थ्रेड्स। अच्छा, थ्रेड्स की एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी थी, जैसा कि हम वेब ब्राउजर यूज करते हैं। वेब ब्राउजर आपका एक मेन प्रोग्राम है, उसमें आप ना 3-4 टैब्स एक वक्त में ओपन करते हैं। अब जो ब्राउजर में आप अलग से टैब्स यूज कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल टैब्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं, हर टैब अपना अपना एक एक वेबसाइट को ओपन करके आपको शो कराती है। तो वो जो टैब्स आप ओपन करते हैं ना, वो बेसिकली थ्रेड्स होते हैं जो उसी एक प्रोग्राम के अंदर चल रहे होते हैं। इसी तरह से वर्ड है, वर्ड में आप मुख्तलिफ काम करते हैं, जैसे कि आप इमेज ऐड कर सकते हैं, आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल टास्क आप उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं दीज आर द थ्रेड्स। ठीक है। ओके, हम मीनवाइल हम इसको मजीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट क्या है। लेट्स कम टुवर्ड्स अनदर स्लाइड विच इज अबाउट द एसएमपी। अब एसएमपी का एक आपके पास सिंपलर एक न्यू कॉन्सेप्ट है। इसको कहा जाता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। अब पहली बात हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम, मींस एक जैसे। ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है मल्टीपल प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है। मल्टीपल प्रोसेसर जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब देखें, आपके पास इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आप आजकल आपके पास मल्टी कोर सिस्टम यूज हो रहे होते हैं। मल्टी कोर का मतलब होता है एक ही प्रोसेसर चिप के अंदर 3-4 प्रोसेसर्स सेम टाइम पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि डुअल कोर भी होते हैं, क्वाड कोर भी होते हैं, ऑक्टा कोर होते हैं, हेक्सा कोर होते हैं। एक वक्त में कितने प्रोसेसर्स हमारे पास काम कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 12 सीपीयू एक वक्त में काम कर रहे होते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि उन प्रोसेसर का जो सारा आर्किटेक्चर है वो एक जैसा होता है, इसलिए उनको कहा जाता है एसएमपी, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर्स। कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, अब उस वो एक ही मेन मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं। देखिए, आपके पास प्रोसेसर एक से ज्यादा हैं, लेकिन मेमोरी तो एक ही है ना। आपके जितने भी प्रोसेसर्स हैं, 4 हैं, 8 हैं, 12 हैं, वो सारे प्रोसेसर आपकी एक ही रैम को शेयर करते हैं, मीन योर मेन मेमोरी। और वो एक ही आईओ फैसिलिटीज को शेयर करते हैं। और जितने भी आपके प्रोसेसर्स हैं वो एक तरह के फंक्शंस प्रोवाइड परफॉर्म करते हैं। ठीक है। इस वजह से इनको कहा जाता है सिमेट्रिक, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द सेम टास्क एट द सेम टाइम, इसलिए इनको एसएमपीस कहा जाता है। ठीक है। जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, दे आर वर्किंग ऑन द एसएमपीस। ठीक है, जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर्स पे काम कर रहे होते हैं। और दूसरी इसमें दो सिनेरियोज हैं। अब यहाँ पे देखें, एक आपके पास प्रोसेस 1 है, 2 है और 3 है। अब यहाँ पे देखें, एक सिचुएशन है इंटरलीविंग की और एक आपके पास सिचुएशन है ओवरलैपिंग की। इंटरलीविंग की देखें, इंटरलीविंग में आपके पास ना एक प्रोसेसर है और 3 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, 1, 2 एंड 3। और प्रोसेसर आपका 1 है। ठीक है, वन प्रोसेसर मीन्स ओनली वन प्रोसेसर इज वर्किंग एट द सेम टाइम। ठीक है। और आपके पास जो प्रोग्राम्स हैं, दोज आर द मल्टीपल। ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम्स वन बाय वन इंटरलीविंग सिचुएशन में प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। कैसे कि आपके पास प्रोसेस 1 है, वो कुछ देर के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर अगर वो किसी भी रीजन की वजह से ब्लॉक हो जाता है, जैसे यहाँ पे ग्रे शेडेड एरिया जो है वो ये शो कर रहा है कि इस वक्त प्रोसेस ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब है वो अपना एग्जीक्यूशन जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है। हम प्रोसेस 2 पे आ जाते हैं। प्रोसेस 2 में आपके पास वो स्टार्ट हो जाता है। जब एक प्रोसेस ब्लॉक होता है तो इस टाइम पे आपने नोट किया होगा दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो कहा जाता है इंटरलीविंग सिचुएशन। इंटरलीविंग का मतलब ये होता है कि वन आफ्टर अदर, एक के बाद दूसरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद एक सिचुएशन है ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस जो है वो आपका एक प्रोसेसर के ऊपर चल रहा होता है, जबकि दूसरा प्रोसेस आपका दूसरे प्रोसेसर पे चल रहा है। क्योंकि अब यहाँ पे आप नोट करें, ऊपर वाले डायग्राम में आपके पास प्रोसेसर एक ही था, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो प्रोसेसर थे। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं इंटर ओवरलैपिंग सिचुएशन। ओवरलैपिंग सिचुएशन ये होता है कि प्रोसेसर एक काम कर रहा है, अलग एक प्रोसेसर काम कर रहा है। ठीक है। अब हमारे पास
फर्दर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में जो दूसरे सिस्टम्स आ जाते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं कि आपके पास जो जो पहले वाले सिस्टम्स थे उसमें मेन मेमोरी एक ही होती थी। ठीक है, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है इसमें आपके पास हर सिस्टम या हर प्रोसेसर के पास अपनी एक अलग से मेमोरी होती है। ठीक है, एवरी सिस्टम इज हैविंग इट्स ओन सिंगल मेन मेमोरी स्पेस और सिंगल सेकेंडरी मेमोरी स्पेस। ठीक है, इनको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जिसमें उनकी अपनी हर प्रोसेसर के पास एक मेमोरी स्पेस होती है। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो है वो काम करता है, जिसमें आप मॉड्यूलर एक्सटेंशन यूज करते हैं टू द स्मॉल कर्नल, और इसके अलावा आप प्रोग्रामर यूज करते हैं ताकि आप कस्टमाइज कर सकें ऑपरेटिंग सिस्टम को विदाउट डिसरप्टिंग द सिस्टम इंटेग्रिटी, ताकि आप सिस्टम की सिक्योरिटी को चेंज किए बगैर उसमें काम कर सकें। ठीक है, ओके, सो लेक्चर ऑफ द डे इज एंडेड हियर। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।